ये वाला जो फिगर 6 आपको 215 पेज पे दिख रहा है, ये तो मैंने करा ही दिया था। फोन नहीं है क्या वहां पे? लो मेरा फोन ले जाओ, एक और ले लो। सो ये आपका क्लियर है। आगे चलते हैं। द एंगल, नीचे ब्रॉड लाइन पे देखेंगे आप लोग, द एंगल विच द इमर्जेंट रे मेक विद द नॉर्मल। इमर्जेंट रे वो होती है जब किसी कांच से निकलने के बाद जो दिख रही है ना, ये जो बीसी है इमर्जेंट रे है। तो उस इमर्जेंट रे के बारे में कहा जा रहा है कि द एंगल विच द इमर्जेंट रे मेक विद द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहेंगे, नीचे वाले एंगल 215 पे दिखा आपको। यहां पर अरे भैया रुको ना, हमको बोल तो लेने दो, पता है हमें 16 पे थोड़ा पीछे का लिंक करना पड़ता है ना। तो इमर्जेंट रे नॉर्मल से n1 और ये n1, ये जो है दो, जो दूसरा नॉर्मल लाइन है हमारा है n1 लाइन, इसके साथ जो एंगल बन रहा है इस इमर्जेंट रे का, उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस कहेंगे। देखिएगा, द केस ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब। बिल्कुल ये कंडीशन भी मैंने बता दी थी। अगर किसी ग्लास स्लैब पर कोई लाइन पड़ती है कि, तो क्या होगा देखते हैं। कहने का मतलब कि अगर परपेंडिकुलर कोई रे पड़ रही, कोई एंगल नहीं बना रही है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऊपर से नीचे 90 डिग्री का एंगल बना करके किसी ग्लास स्लैब में रे ऑफ लाइट आ रही, इमरजेंस रे आ रही है, आपतित किरण। तो मतलब आ रही है तो एयर से ग्लास में आ रही है और फिर ग्लास से बाहर भी निकलेगी। समझ में आ रही बात आप लोग को? एयर से ग्लास में आ रही है और ग्लास से बाहर भी निकलेगी, मतलब विरल रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, फिर डेंसर से फिर रेयर मीडियम में जाएगी। ठीक है ना? तो क्या होगा? वी कैन एक्सप्लेन द केस ऑफ नो रिफ्रैक्शन और नो बेंडिंग। अगर ऐसा होगा कि रे ऑफ जो क्या कहते हैं इंसिडेंट पड़ रही थी, अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो उसमें किसी भी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब कांच से निकलने के बाद वो कोई मुड़ेगी नहीं, थोड़ा सा भी मोड़ नहीं पड़ेगा। बता रहे हैं बेटा। Of light on going perpendicularly from air to glass as follows. When a beam of light consisting of light wave and traveling in air falls perpendicular to surface of glass slab. जैसे मान लीजिए कि ऊपर से एयर से जो लाइट आई उस ग्लास स्लैब पे बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे पड़ी। लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि देयर विल बी सम अलाइनमेंट, थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए। अगर बिल्कुल ही झुकाव नहीं है, कोई एंगल ही नहीं बन रहा, बात समझ रहे हैं ना, तो वहां पे बिल्कुल जीरो बेंडिंग होगी, क्योंकि रे ऑफ इंसिडेंस ही डिसाइड करेगा कि वहां रिफ्रैक्शन कितना होगा या क्या होगा या क्या नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि आपतन कोण जो है, अगर वो बिल्कुल ना हो, जीरो हो, तो निश्चित रूप से आगे जाकर के रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? याद रखिएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रही बात आपको? कि मतलब कांच में जब एयर से वो बीम ऑफ लाइट आई है तो वो कोई भी एंगल नहीं बनाया था उसने, तो यहां पर कांच से निकलने के बाद भी जब रिफ्रैक्शन होगा तो कोई भी एंगल नहीं बनाएगा। आगे देखिए। Due to this, no change in direction of light take place. In other words, no refraction of light take place. Similarly, all the part of the light wave of the beam of light traveling in glass slab come out of the glass slab into air at the same time, and hence speed of the up at the same time. Due to this, no bending of light occur when the light wave go out from glass slab into air. एक सेकंड। हाँ बिल्कुल सही बात। अब देखो मैं आपको बोर्ड पे थोड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है? आज से इनका नाम साजन जहां पना हो, शाहजहां।
आपको मैंने कल बताया था कि अगर कोई बीम ऑफ लाइट ऐसे आती है, अगर कोई एक एंगल बनाते हुए आ रही है, तो एयर से आ रही है, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पड़ेगा और बाद में राइट साइड पड़ेगा। तो यहाँ लाइट की जो वेव्स है उसकी स्पीड में चेंज हुआ, ये पहले आई है तो पहले जाएगी, और ये बाद में आई तो बाद में से मूवमेंट होगी। ठीक है, तो लाइट के वेव्स के किसी भी कांच के स्लैब पर पड़ने पर उसके अंदर जो वेव्स होती है उस बीम में, वो अगर कोई एंगल बना के आ रही है, अलाइनमेंट या झुकाव लेकर के है, तो लेफ्ट साइड वाली पहले पड़ेगी और राइट साइड वाली बाद में आएगी, उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। राइट साइड को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी और लेफ्ट साइड को कम दूरी तय करनी पड़ेगी। दिख रहा है ना आप लोगों को? लेकिन अगर अब मैं कहूं कि जब ये जो लाइट बीम है परपेंडिकुलर आ रही है, तो देखो ना यहाँ पर तो कोई दूरी दोनों में है ही नहीं, दोनों छोरों पे। यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों सेम ही समय पे आ रही है। अब सेम समय पे आ रही है तो कांच से स्लैब में आए चाहे कहीं भी आए, उस लाइट की स्पीड में ज्यादा चेंज नहीं होगा और ये बाहर में निकलेगी तो नो चेंज के साथ निकलेगी, इसीलिए कोई तरह का रिफ्लेक्शन। लाइट की बीम जब स्लैब पे पड़ रही थी, है ना, तो लेफ्ट और राइट के बीच में डिस्टेंस का ज्यादा माने कि मैटर करता था, डिस्टेंस ज्यादा हो जाता था, मतलब लेफ्ट पहले आ जा रहा था, राइट बाद में आ रहा था, इसलिए जो स्पीड थी वेव्स की, लाइट के अंदर वेव्स की, उसमें भी डिफरेंट होता था। और डिफरेंस ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, वहां पे लाइट का कि वेव में जो अंतर था स्पीड में, उसी के कारण इसकी पूरी लाइट की स्पीड में भी अंतर था। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा कुछ नहीं है, दायां और बायां लेफ्ट और राइट एक समय में आ रहा है, इसलिए कोई भी अगर बीम ऑफ लाइट किसी स्लैब पर मतलब कि 90 डिग्री के एंगल पे आती है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट आती है, स्ट्रेट लाइट रे ऑफ लाइट आती है, तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। आगे देखिए, आई स्टिक पार्टली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। पानी के अंदर अगर कोई भी लकड़ी हो, स्टिक हो, तो आपको थोड़ी सी वो टेढ़ी दिखती है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है, आपको पता ही है। टू 217 पेज बेटा, 16 के सबसे नीचे इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। अब एक एक करके थोड़ा इलेबरेट कर देते हैं इन चीजों को। A stick partially immersed in water appeared to be bent at the water surface. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, कल भी बताया था आप लोगों को मैंने, ये यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे, ये पेंसिल को ग्लास के अंदर डाल रखा है, देख रहे हैं ना, आपको लग रहा है ना कि ग्लास के अंदर जो पेंसिल है थोड़ी मुड़ी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। An object placed under water appeared to be raised. अब देखो आप यहाँ पे कोई भी दूसरा पिक्चर दिया हुआ, ऐसा नहीं दिया, रियल पिक्चर नहीं दिया। अगर कोई भी कॉइन, ठीक है, कोई भी कॉइन अगर हम मान लीजिए कि ग्लास में किसी भी चीज में डालते हैं, तो क्या होगा, वो लगेगा कि थोड़ा सा ऊपर है। इमेज ऑफ द कॉइन देख रहे हैं, दूसरे वाले में थोड़ा ऊपर दिख रहा है, और खाली गिलास में कहाँ लग रहा है, बिल्कुल बॉटम पे। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तीसरा, अ पूल ऑफ वाटर अपीयर टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली। कोई भी जो स्विमिंग पूल होता है उसमें पानी की गहराई जो होती है वो ज्यादा दिखती है, सॉरी कम दिखती है, होती ज्यादा करी है, लेकिन लगता है ना कि उसका बॉटम ऊपर की ओर है। समझ रहे हैं? ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, घर पे देखिएगा, सॉल्यूशन में भेज दूंगा। क्या बेटा? अगर जिसको नहीं आती हो और वो प्रैक्टिस करने चला गया और वो समझा ये छोटे बच्चे भूल हो जाएंगे तो क्या? हाँ ये तो है। तो फिर बेटा बत्तीसी ऊपर तैरेगी तल पर। देखिएगा, तो बेटा यहां तक तो क्लियर हम बोले, जिसका पैसा दिए हैं हम लोग। देखिए पेज नंबर बेटा निकाले 222, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब
रिफ्रैक्शन का जो लॉ होता है, हमने रिफ्लेक्शन का पहले पढ़ लिया था, अब लॉ ऑफ, मुंह बंद करिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें, सेम ही है, एक बार रिपीट करेंगे केवल कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ जाएंगे। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारा का सारा एक ही प्लेन पे आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर आप फिगर 16 को देख रहे हैं इस पेज पे, तो द इंसिडेंट रे ओ ए, द रिफ्रैक्टेड रे ओ बी, और जो हमारा नॉर्मल है ओ एन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन विच इज द प्लेन ऑफ द पेपर हियर। यहाँ पे पेपर पे ये सारा प्लेन है, एक ही कागज पे तुम दिखा रहे हैं या स्क्रीन पे जो भी आप देख रहे हैं, क्लियर है। आगे देखिएगा, सिंस साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी, अरे सेकंड तुम बताए नहीं, सॉरी हम तो सीधे नीचे आ गए। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया सच एज एयर एंड ग्लास एंड एयर एंड वाटर। जब भी दो अलग अलग तरह का मीडियम होगा तो रेशियो में होगा, सेम नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ऊपर है जब लाइट बाहर से अंदर आती है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब अंदर वो रिफ्रैक्शन होता है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो एक रेशियो में होगा, इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कैसे, मान लीजिए यहां नीचे आइएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो था 37 डिग्री था लाइट का, ओके, क्वेश्चन देखिएगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था 24 डिग्री है, तो n इक्वल टू 37 डिग्री अपॉन 24 डिग्री, और यहाँ पे जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो n इक्वल टू 1.54, मतलब पूरा का पूरा एक आना चाहिए लास्ट में। बात समझ रहे ना, एक कांस्टेंट चीज आनी चाहिए, डिफरेंट चीज नहीं। कोई चीज दो रेशियो में फ्रैक्शन में है, ठीक है, हम निकाल के एक उसका कोई ना कोई वैल्यू निकालेंगे ना, तो वो चीज जो आएगी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास इज 1.50, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाएगा, जो कि लास्ट में कांस्टेंट होगा। मतलब ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस, नीचे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करके पूरा कैलकुलेट करके निकालेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। जी, वो तो उसको डिनोट किया गया है ना केवल सिन से, नहीं नहीं ट्रिग्नोमेट्री का कर रहे हो ना, नहीं भाई ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री बना लिखिए। देखो बेटा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। केवल ब्रॉड लाइन को देखते चलिए, इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ ये कहा जा रहा है, अगले पेज पर आइएगा, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब हमने क्या किया कि मच्छर मारा, और हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मेरा ध्यान है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बाहरी का मच्छर। चलो ठीक है, मैं खा रहे एकदम से, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। हमें तो खा खा के इतना दुबला पतला कर दिया कि अब बस है ना हड्डी ही निकलेगी यार, सूख गया आप। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा वर्क स्ट्रेस है भाई, आप सोच भी नहीं सकते कितना स्ट्रेस। सूख गए बेचारे मच्छर। रिफ्रैक्टिव, चलिए ठीक है, फिर से देखिएगा सेकंड वाला, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। दोनों का दोनों जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, आपतित, आपतन कोण और अपरावर्तन कोण, समझ रहे हो ना, दोनों का दोनों जो रेशियो में होगा, आगे जाकर के एक ही मान निकलेगा, उसके वैल्यू निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा। हमने ऊपर नीचे लिख करके डिवाइड किया ना 37 और 24 को, और करते करते कितना आ गया है वो 1.50 आया कैलकुलेट करके, तो सही हो आ रही है 50 नहीं बेटा 50, हाँ सही आती है।
आप कुछ नहीं करेंगे। आपको तो 1 घंटा झेल के चले जाना है ना, हमें तो बहुत देर झेलना होता है। ठीक है, तो मतलब ये कहने का मतलब है कि, और हाँ, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का। अब जो वैल्यू हमने निकाला वही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। अब देखो, किसी भी मीडिया के लिए, ठीक है, या किसी भी माध्यम के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि वहां पे रिफ्रैक्शन कितना ज्यादा हो रहा है। ठीक है, पहले वाले का हमने 1.50 देखा था, यहाँ 1.48 है दूसरे वाले एग्जांपल में। ठीक है, अब यहाँ 1.48 है, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स ये है, रिफ्रैक्शन इसका कम हुआ है। समझ रहे बात को? समझ में आया आप लोगों को? हाँ, और कैसे करेंगे? वही मैं भी देख रहा हूँ जो तुम पूछना चाह रही हो। यहाँ पे रिफ्रैक्शन सैंपल प्रॉब्लम ए जो है हमारा, पेज नंबर इस पे देखिएगा आप लोग 223 पे, यहाँ पे दे रखा है, वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, sin 72 डिग्री का 0.951 दे रखा है और sin 40 का 0.642 दे रखा है। ऊपर वाले का दे रखा है कि नहीं? गिवन, दोनों में गिवन है ना। आगे देखिएगा, रिफ्रैक्ट क्या हुआ? रुक जाओ तो पॉइंट हटाएंगे बेटा। डेसिमल, दोनों डेसिमल में डिवीजन नहीं आता आपको? कैलकुलेट करिए, कर सकते हैं आप। अरे सीधे 642 से 951 को डिवाइड कर देंगे, डेसिमल और जीरो सबने गोली मार देंगे, बात कर। और क्या, और नहीं आएगा तो डेसिमल वाला डिवीजन भी सिखाएंगे आप लोग को बाद में। तो डिवाइड कर देके नोटबुक दिखा दो इसको। मेरा फोन किसके पास है, देना जरा। हम लोग के फोन में पढ़ाई लिखाई छोड़ के कुछ रिवील होने वाला है ही नहीं। पढ़ाई मतलब सर इम्पोर्टेंट होता है। अरे लाइफ कुछ ना, लाइफ हम लोग का लाइफ ही पढ़ाई है। तो सर इतने सारे वो लोग क्या कहते हैं हर चीज से नहीं, लॉक्स होता है ताकि बच्चे मेरे व्हाट्सएप को कहीं गलत यूज ना कर लें, किसी दूसरे को मैसेज करके, ये भी तो कर सकते हैं ना। नहीं, हमें पता है, यहाँ बच्चे तो खुद ही अपना फोन लेके आते हैं। चलिए देखिए, ओके, सर अपने दोस्तों को लिख देंगे, तुम निकल जाओ, कल आना ही खुद 2 मिनट निकालने के लिए। When light is going, my breath is also। तो कोई भी टाके खा लेता था आपके साथ। चलो ठीक है, देखिएगा पेज नंबर आ जाएगा 224 पे। When light is going from one medium, don't talk. When light is going from one medium to another medium, then the value of refractive index is called। ऊपर वाला भी वैसे ही है बेटे, उसमें तो बताया ना एग्जांपल की तरह, उसी के तरह है। देखिएगा, कोई बात नहीं, आप चाहते तो बता। Due to this refractive index, n can also be written as a ratio of speed of light in the two media। ठीक है, हम इसको दो अलग अलग मीडियम है ना, मीडियम 1 और मीडियम 2, यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है कि एयर है और दूसरा ग्लास है, इसके हम लोग रेशियो में भी लिख सकते हैं। मतलब कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 मीन्स आपका पता है कि ये हो जाएगा, क्या नाम है, ग्लास,
with respect to medium 1 is equal to the ratio of speed of light in the medium 1 to the speed of light in medium 2. अब देखिए इसको कैसे किया जाएगा, एग्जांपल में ही समझेंगे आप. मीडियम 1n, ठीक है, और मीडियम 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. मतलब कि ये 1 लिखा है या क्या L है, T है, क्या है ये 1 and 2, मीडियम 1 है, ठीक है. मीडियम 1 and 2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2. V क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट पता ही आपको. वेयर 1 and 2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. इसको एग्जांपल के द्वारा समझ पाएंगे, ठीक है ना, एग्जांपल के द्वारा अच्छे समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो हमको इसको एक दिन तक भी पढ़ाते रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं. मेरे कहने का मतलब है कि when कि हम समझाए नहीं, नीचे एग्जांपल में समझा देंगे. देखिए अभी आप लोग सुन लीजिए, आगे क्लियर हो जाएगा. 4-5 कॉन्सेप्ट नीचे 2 चीज लिखी हुई है, उस फॉर्मूला पे ही क्लियर हो जाएगा. When light is going from one medium to another medium, then the value of refractive index is called relative refractive index. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है, मतलब कि कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है, कितना आपतन कोण बन रहा है, आपतित हो रही है, उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. ये चीज समझ में आ रहा है आप लोग को. आगे देखिए, when light is going from vacuum to another medium, अगर वैक्यूम से अनदर मीडियम में जा रही है, जैसे कि आपको पता है सन की लाइट हम तक वैक्यूम से एयर में आती है पहले, क्लियर है ना. then the value of refractive index is called the absolute refractive index. तो उसको absolute refractive index कहते हैं जब वैक्यूम से या स्पेस से कोई लाइट किसी मीडियम में आती है, ठीक है. आगे देखिए, the exact speed of light in vacuum is 2.9979 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. मतलब कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है. एंड इन एयर 2.9970, क्या 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में लाइट की स्पीड होती है. इतनी ज्यादा स्पीड किसी भी चीज की नहीं होती. अब अगर एयर में आ रही है तो 2.9970, मतलब थोड़ा ही 3 लाख किलोमीटर से थोड़ा सा ही कम है, अप्रॉक्स थोड़ा सा ही कम होता है. वैक्यूम से एयर में थोड़ी ही लाइट की स्पीड कम होती है, नहीं तो स्पीड वही रहती है. वैक्यूम में लाइट की स्पीड दिख नहीं रही है 2.9979 इंटू 10 टू पावर 8, और यहाँ एयर में 2.9970 इंटू 10 टू पावर 8. वैक्यूम स्पेस में था जहां कोई हवा नहीं है. स्पेस में एटमॉस्फेयर कहाँ है, समझ रहे, निर्वात तेज है बिल्कुल. एयर में थोड़ी सी कम है, उसके कपड़े बहुत ज्यादा कम नहीं है. वहां 79 देख रहे हैं, केवल 70 है, माने कि 0.009 समथिंग ही कम है. सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम with respect to air is also considered to be its absolute refractive index. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर से तुलना करके ही हम उसको कह सकते हैं. अब अगर वहां पे हो तो एब्सोल्यूट होगी, और यहाँ अगर एयर को छोड़ के किसी में होगी तो एब्सोल्यूट नहीं है. मतलब स्पेस को छोड़ दे, वैक्यूम को छोड़ दे, तो कहीं भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती. स्पेस से अगर लाइट एयर में आती है तो ठीक है, ओके, बिल्कुल. अब देखो, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. अब वहां तो एब्सोल्यूट है, मतलब अब उससे ज्यादा स्पीड कभी नहीं हो सकती. तो हम कहें कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो उसको तो एक मैक्सिमम से ही कंपेयर करेंगे ना हम लोग. तो एब्सोल्यूट तो वैक्यूम में है. अब वैक्यूम के बाद किसी भी मीडियम में अगर कोई हम लाइट की स्पीड को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कहते हैं. मतलब कि मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, और उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं वैक्यूम को. ठीक है,
तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का हमको पता करना है, किसी भी मीडियम का, कांच का हो या मान लीजिए कि क्या कहते हैं एयर का हो, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऊपर रखेंगे और जिस मीडियम का निकालना है उसको नीचे रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो बेटे यहां पर अगर हम ग्लास की बात करें तो ऊपर वैक्यूम और नीचे ग्लास, ग्लास में 2 × 10⁸ और ऊपर 3 × 10⁸ है। हमने 10 से 8 काट दिया, 3/2 है, 1.5 निकल गया। तो ग्लास में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास का वो कितना मिल जाएगा? 1.5। सो सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है। और आगे देखते हैं। अब अगर मान लीजिए ग्लास का, अब सिंपल प्रॉब्लम देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक का ही है कि लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। हवा से ग्लास में मान लीजिए कोई लाइट आ रही है, ठीक है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, और ये भी दे दिया गया है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 दे दिया गया है आपको। लीजिए, ओके, सो व्हाट इज देयर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? तो आपको यहाँ पे लाइट की स्पीड का बताना है कि लाइट की स्पीड क्या होगी। हमें पहले क्या करेंगे, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर ऊपर रखेंगे जो वैक्यूम में 3 × 10⁸, और यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 दे दिया गया था सबसे बाहर ही रख दिया हमने, ठीक है, और नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो जैसे ही हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.50 जो वहां पर बाहर था ये अंदर आ जाएगा, और ये कैलकुलेट करने के बाद आंसर 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड² आ जाएगा। क्लियर है? समझ में? तो बेटा 1.5 क्या 1.5 बताओ? बेटा यहाँ वैल्यू दे रखी है ना हमारे। एंगल अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी तो अंतर आएगा ना। कांच में लाइट की स्पीड तो सेम ही रहेगी और एयर में सेम रहेगी, वो कभी घटती बढ़ती नहीं है, लेकिन रिफ्रैक्शन अलग अलग हो सकता है। आप यही सोचो ना, अगर 90 डिग्री से बीम डालेंगे तो रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा। अब एंगल बढ़ाएंगे घटाएंगे तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। क्या बेटा बोलो इसको? नो प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्ट्रेच आवर बॉडी। अरे नहीं बहन, देखो बेटा कोई चिंता नहीं, अपना ही पूरा दिन रात अपना ही है। 8 बजे से पहले 10 बजे पढ़ा लो, पूरा दिन रात अपना ही। 8 बजे से पहले 8 बजे पहले सर 8 10 बजे तक कर लो। होता क्या है ना, आप लोग सो जाइए, हम चाबी देके चले जाएंगे। बॉयस आराम से एंजॉय करिए, आप लोग पढ़िए यहीं पे। देखिए ध्यान दीजिए सर, एसी लगा दो बैटरी में। बिल्कुल आपके घर के एसी लगा के ये बिल आपके पापा के नाम पे करा दिया जाएगा। 1 लाख का आएगा 500,000। पढ़ाई कभी भी है ना, मतलब कि आराम में नहीं हो सकता। एक है ना, ज्यादा भी अगर कंफर्ट हो गया ना तो आपका कंसंट्रेशन लेवल कोलैप्स करने लगेगा, तो इतना होना चाहिए। क्वेश्चन था कि एयर से ग्लास में, ग्लास प्लेट में कोई लाइट आ रही है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना नहीं, पहले दिया हुआ है, ठीक है ना, 1.50 दिया हुआ है। तो आपको ग्लास लाइट की स्पीड पूछनी है, तो किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है तो लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम ऊपर रखते हैं, 3.3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है, और नीचे जिसका भी होगा उसका रखेंगे ग्लास का। तो ग्लास का हमको पता क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले दिया 1.50 बाहर रखे। ये तो मैथ का एक कैलकुलेशन है सिंपल सा यार। 1.50 जो बाहर था हम अंदर लेके आए और स्पीड ऑफ लाइट को उधर बाहर कर दिए। इसमें क्या है, 1.50 से इसको कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आ जाएगा। अरे 1.5 से 3 कट गया भैया, किसको काट रहे हो? 10⁸ को काटोगे क्या? 1.5 मतलब 1.5 और ऊपर 3 है, तो 1.5 से 3 को काटेंगे तो 1.5 दूना 3। क्या है यार तुम लोग कैलकुलेशन। और देखिएगा यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। आगे देखिए बेटा, येलो कलर का क्यों कट? अरे 1.5 को 3 से काटेंगे तो 3 मतलब कि 3.0 और 1.5 यही है ना।
इसमें क्या कैलकुलेट करना है, देखिएगा 3.0/1.5 है ना हमारा, सॉरी 3/1.5 ये है। हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, कहाँ 10 करेंगे, हमें तो इतना करने का जरूरत भी नहीं है, हमको सीधे पता है कि 1/5 जो है ये क्या कहते हैं 3 का हाफ होता है, करने की क्या जरूरत है, सीधे करके तो करो ना, हटाओ ना, डेसिमल के चक्कर में क्यों पढ़ते हो यार तुम लोग। 1.5 1.5 है ना बेटे, 1/2 नहीं है, इट्स 1.5। 1.5 एंड 1/2 में अंतर है ना जी, अब समझ में आया आपको, आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। आपने क्या किया, इसको 1/2 समझ रहे हैं जबकि ये 1.5 है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिएगा बेटा, सबस्टांस और मीडियम, सारे मीडियम दे रखे हैं और उसका ये आप लोग याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, रटने में तो आप लोग माहिर ही होंगे। देखिएगा, इफ एनी टू मीडिया आर ऑप्टिकली एग्जैक्टली द सेम, अगर दोनों मीडियम बिल्कुल सेम हो, ठीक है, देन नो बैंडिंग अकर्स व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। रुकिए ना, सब कुछ होगा। A substance having higher refractive index is optically denser than another substance having lower refractive index. एक second. Diamond speckles partly because of their high refractive index, the shape of which they are cut also help them to sparkle. जो हीरा होता है अपने आप में चमकता रहता है, वो क्रिस्टल होता है, ठीक है ना। हीरा मतलब ऐसे नहीं कि लड्डू की तरह नहीं होता, वो एंगल है ना, वो खुरदरा खुरदरा चारों तरफ से एंगल बने होते हैं उसमें, समझ रहे ना। उसके अंदर भी, हीरे के अंदर, उससे क्या होता है, हर बार लाइट पड़ती है तो उसके दूसरे कॉर्नर पे पड़ेगी, फिर वो तीसरे कॉर्नर पे, फिर टकरा करके बार बार वो अपरावर्तित, मैंने सॉरी आपतित तो होते रहती है, मतलब रिफ्रैक्टेड हो रहती है। The refraction of light is the reason, that's why a diamond is a very क्या कहते हैं इसमें, स्पार्कल सब्सटेंस। सबसे अधिक वो स्पार्क इसीलिए करता है, चमकता है इसीलिए डायमंड है, क्योंकि उसमें सबसे अधिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। कांच की स्लैब है, सिंपल है, स्लैब पे गिरी टकरा के निकल गई, वहां पे टकराती है लाइट तो निकलती नहीं है, बार बार टकराते रहती है और तब निकलती है, बात समझ रहे, इसलिए। हाँ, प्रिज्म की जैसा है, बिल्कुल। आज इतना ही रहने देते, मेरा दिमाग खराब हो गया।